छोटे शेयर ऊंची छलांग में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं इस सेगमेंट में आगे और लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल और कोशिश करेंगे कि अंशुल सर से सभी दर्शकों के सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें। तो सर सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर लेंगे। DPM इनका सर यूट्यूब हैंडल है, ये पूछ रहे हैं कि इंडेजिन पे सर ये आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। इनकी जो खरीदारी है 5782 के आसपास सर ये बोल रहे हैं, और POCL इस पर भी ये आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट जानना चाहेंगे सर। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, इंडिजिन सर, INDEGEN। इंडिजिन साइडवेज चल रहा है सर, एक रेंज में है। 595 ऊपर में नहीं तोड़ रहा है, 538 नीचे में नहीं तोड़ रहा है। इस रेंज के जब बाहर निकलेगा तब अच्छी खासी तेजी डेवलप होगी। मोस्ट लाइकली रेंज शायद ऊपर की साइड टूटेगा, लेकिन वॉल्यूम कहीं में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आई वुड पुट ऑन होल्ड। साइडवेज ज्यादा लग रहा है। ओके, POCL पर भी सर इनका ये आपका नजरिया जानना चाहते हैं सर। पोंडी ऑक्साइड्स, पोंडी ऑक्साइड में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें हमने बाई कॉल दिया हुआ है, पुल बैक ले रहा है टुवर्ड्स दी 8 एंड 20 डे मूविंग एवरेज। 1275 के आसपास से बाइंग करके चल सकते हैं। 1350 1400 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। ओके, तो सर DPM जी ने वैसे ये भी लिखा है कि यू आर द बेस्ट, और आपके कहने पर आपने जो अपनी राय दी होगी हमारे पिछले शो में उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अडानी पावर और अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेस इन्होंने जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इस पर ये जानना चाह रहे हैं सर कि क्या ये सही डिसीजन है? हालांकि इन्होंने आपके कहने पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने होल्ड किया है। नहीं सर, मैंने सिर्फ इन्वेस्टर्स को होल्ड करने का है, ट्रेडर्स को तो कल मैंने प्रॉफिट बुक करने का है। तो जी, आई बिलीव फिर ये इन्वेस्टर हैं तो फिर रोज पूछने की जरूरत नहीं है ना, 1.5-2 साल बाद आके देखें। ओके, तो DPM जी आपने जो होल्ड कर रखे हैं अडानी पावर, अडानी ग्रीन और एंटरप्राइजेस, आप 1.5-2 साल वेट कीजिए और उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी, इनका सर सवाल है कि आपका व्यू जानना चाह रहे हैं विम्टा लैब पर सर। 814 रुपये पर इनकी खरीदारी है, और क्रॉस लिमिटेड पर भी सर ये जानना चाह रहे हैं 229 रुपये की इनकी खरीदारी है सर। 6 मंथ्स व्यू ये जानना चाह रहे हैं और साथ में स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। विम्टा लैब और क्रॉस जी, देखिए विम्टा लैब पुल बैक कर रहा है, अपने ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने नीचे आया है 211। सॉरी, क्रॉस अपने ब्रेकआउट को पुल बैक करने नीचे आया है 211 के आसपास। यहां से अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो वापस 240 से लेके 270 तक की अपसाइड बनती हुई दिखेगी। दूसरा विम्टा लैब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 762 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी डाउनसाइड ओपन अप होगी 587 तक। ओके, तो मोहम्मद रफ़ीक जी सर ने आपको बताया कि दोनों स्टॉक में क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। अगला सवाल सर गौरव तिवारी जी का है। गौरव जी पूछ रहे हैं कि लोरस लैब 920 के भाव पर इनकी खरीदारी है, और फ्यूचर में क्या इसमें हो सकता है इस शेयर में सर? लॉरस लैब में 889 का मेजर सपोर्ट है, अगर ये निकलता है तो फिर काफी डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। तो लॉरस लैब से प्रोबेबली 885 का क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 885 का स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए, ठीक है सर। पूनम जी सर ये पूछ रही हैं कि टाटा मोटर्स इसमें एवरेज करने के बाद 854 रुपीज़ पर हैं सर ये। अब कुछ क्वांटिटी JSW इंफ्रा में ये स्विच कर सकती हैं क्या? बिल्कुल स्विच कर लेना चाहिए सर, बिल्कुल। JSW इनका ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट है यहाँ से अगर 6-8 महीना धीरे धीरे चल ही रहा है, 328 के आसपास से ब्रेकआउट लेके 341.60 तक आ गया, तो धीरे धीरे करके जो ऑल टाइम हाई का टारगेट था हमारा 359 डिविडेंड एडजस्ट करके, प्रिसाइज प्राइस बता देता हूँ, 359.45 ऑल टाइम हाई, ये टेस्ट हो जाएगा। ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग रहेगी, बट उसके बाद से वापस से स्टॉक में थोड़ी सी कंसोलिडेशन, उसके बाद 399 तक का टारगेट आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है सर, तो हमारे कुछ मेंबर्स के भी सवाल आ रहे हैं, मनी9 के प्राइम मेंबर्स हैं सर। इनका संदीप सिंह, इनका सवाल है कि शिपिंग कॉर्प में करंट रेट पर क्या इसमें बाइंग की जा सकती है? शिपिंग कॉर्प हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करा चुके हैं।
आज के सेशन में थोड़ी सी कल जब डे हाई के आसपास था तो हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कराई थी, क्योंकि ब्रेकआउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन फेल होते हुए दिख रहा है। तो 2-4 दिन रुकिए, अगर यहाँ वापस 227 230 की जोन क्रॉस होती है तो बिल्कुल बाई करना चाहिए। बट अगेन दैट बीइंग सेड, बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक है, इस टाइप के ब्रेकआउट फेल होना इनके लिए बहुत आम बात रहेगी। ओके, तो 2-4 दिन का आप इसमें वेट कर सकते हैं संदीप जी शिपिंग कोप में। अगले शुभोजीत रॉय, ये भी सर मनी9 के प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है कि अडानी पावर ऑलरेडी इन्होंने लिया हुआ है 120 पे, अब कौन से प्राइस पर और ख़रीदारी इसमें की जा सकती है अडानी पावर में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका सर नज़रिया है 3 से 5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से हमने 900 रुपए का टारगेट दिया था, आज लगभग वो टारगेट अचीव हो गया है। 182.25 900 रुपए का टारगेट हमने लॉन्ग टर्म का दिया था, जो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया है। तो अब यहाँ से मेरे को बहुत कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। अब यहाँ से अगर आती भी है तो बहुत खींच के 1200 तक आ जाएगी, बट शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के टारगेट कंप्लीट किया तो प्राइस वाइज करेक्शन अब लंबा रहेगा। तो अदानी पावर कल ही बोला था कि अपोज टारगेट है, बुक करके बाहर हो लीजिए, नहीं निकले तो आज सुबह एक गैप अप ओपनिंग मिली थी और उसके बाद से कंटिन्यूस सेलिंग दिख रही है। नॉट एग्जैक्टली सेलिंग बट प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। तो अदानी पावर का खेल खत्म हो चुका है, अब अदानी पावर में कुछ नहीं बचा। ओके, अडानी पावर में फ़िलहाल सर बोल रहे हैं कि ख़रीदारी के लिए कुछ ऐसा बचा नहीं है। वाईके अग्रवाल जी, इनका सवाल है सर कि 700 ब्लू जेट के इनके पास स्टॉक्स हैं और एवरेज 728 की एवरेज है इनकी सर, और Q1 रिजल्ट जो अच्छे आए थे उसके बाद इन्होंने ख़रीदारी की थी। अब ये इसमें पूछना चाह रहे हैं सर कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 750 क्रेडो ब्रांड्स के इनके पास शेयर हैं 183 के भाव पर, तो क्या इनको ये होल्ड करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप वाला इशू नहीं रिजॉल्व होता है तब तक बहुत मुश्किल है कि इन स्टॉक्स में किसी तरह का पुल बैक या मोमेंटम आए। तो मेरे को नहीं लग रहा अभी जल्दी आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से अदानी की री रेटिंग हुई है ट्रंप का हटने के बाद, बहुत तेजी से मूव आई थी, उसी तरह की कुछ टेक्सटाइल्स में भी आ सकते हैं। 127 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर लॉन्ग कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। 127 निकलने के बाद अगर बाई करते हैं तो फिर आपको ऊपर में गैप फिल होते हुए दिखेगा, जो इनिशियली प्लेस्ड है 148.94 पे। ओके, तो सर अभी आपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात करी, तो अभी हमारे जो एस जयशंकर हैं वो भी न्यूयॉर्क में है। लास्ट संडे से कहा जा रहा है कि ट्रेड डील हो सकती है, लेकिन H1B जो वीज़ा फ़ीस है उसका भी एक बार मुद्दा उठ गया, उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं सर? कि ये तो उनको भी नहीं पता सर कि उनको चाहिए क्या है। इस समय डेप्ट इतना ज्यादा है कंट्री के ऊपर कि हर कीमत पे उनको डेप्ट कम करना है। जहां से छोटा मोटा जो भी मिल रहा है वो उस तरीके से पैसे की उगाही की कोशिश में है। तो एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, बट हाँ, चीजें चल रही हैं। जो डिप्लोमेटिकली हैंडल कर ले जाएगा वो अपने आप को निकाल ले जाएगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल है। जी, तो सर क्या ये जो H1B वीज़ा फ़ीस वाला जो मुद्दा है, क्या इसी का असर है कि कल भी आज भी भारतीय बाज़ार में वैसी रैली नहीं देखने को मिली, जबकि कल से एक बड़ा जो रिफॉर्म था GST रिफॉर्म वो भी लागू हो चुका है? तो क्या इस खबर का असर दिख रहा है भारतीय बाज़ार पर? देखिए, इनिशियली आईटी थोड़ा सा सपोर्टिव हुआ था, ऑटो ने अपने ऑल टाइम हाई बना दिए जिसकी वजह से बैंक निफ्टी चल गया, रिलायंस अपना हाई बना दिया जिसकी वजह से निफ्टी चल गया। तो निफ्टी को चलाने वाले बहुत है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जैसा मैंने बताया स्प्लिट के बाद कुछ समय साइडवेज जाता है। अगर एचडीएफसी बैंक नहीं चलता है जो मेजर हैवी वेट है, तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगी, और बैंक निफ्टी नहीं चलती है तो निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो ब्रॉडर इंडेक्स के बाहर जाके मिड कैप स्मॉल कैप में अगर देखेंगे तो आपको काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे पिछले 2 दिन में ही मल्टीपल चीजें हमने दी थी, जिनमें आज 1-2-3 अपडेट दे देता हूँ। एक केईसी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एक जेबीएमए ऑटो बार बार पूछते हैं, उसमें भी हम रिस्क फ्री हुए हैं। एक केईसी के बाद जेबीएमए ऑटो, जेबीएम ऑटो, इसमें भी हम रिस्क फ्री हो गए सुबह जब मॉर्निंग में खुला था 782 के आसपास। इसके बाद वेरॉक इंजीनियरिंग, VARROC, वेरॉक, VARROC, वेरॉक इंजीनियरिंग, V फॉर विक्ट्री, VAR, हाँ,
इसमें भी हमने 655 पे प्रॉफिट बुकिंग करके रिस्क फ्री हो गए। सुब्रो से एक स्टॉक था जो आज काफी अच्छी मोमेंटम लिया, यहाँ पे भी हम प्रीएम्प्टिव बाय लेके चल रहे थे 1068 में। इसमें हमने टारगेट अपना बुक किया था, अभी 1142 रुपए चल रहा है। और एक स्टॉक आप ही की ग्रुप कंपनी का है ओलेक्ट्रा, उसमें भी विवेक जी के शो में बाय दिया था, वहां पे भी 1713 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये 3 4 5 स्टॉक्स हैं जहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है सर, तो चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं सर। सौरभ यादव जी, इनका सर सवाल है कि एस्ट्रल लिमिटेड पर आपका क्या व्यू है सर? 1 साल का इनका नज़रिया है, तो आपका व्यू जानना चाहते हैं एस्ट्रल लिमिटेड पर सर। एस्ट्रल लिमिटेड पे अपना व्यू अभी फिलहाल साइडवेज का है। देखिए इसमें 1465 का ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हुए दिख रहा है, तो कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। 1465 के ऊपर टिकता है तो वापस इसमें अपसाइड बनेगी 1550 1695 तक की। ओके, ठीक है। दीपक कोटक जी सर ये पूछ रहे हैं कि आपका व्यू पूछ रहे हैं सर ये फर्स्ट क्राई पर, और इनके पास 100 शेयर हैं फर्स्ट क्राई के, 408 रुपये पर इनकी खरीदारी है। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं फर्स्ट क्राई को? फर्स्ट क्राई जी, ब्रेन बीस सॉल्यूशंस। देखिए फर्स्ट क्राई में अगेन ब्रेकआउट कैंडल उसी दिन फेल हो गई थी 8 सितंबर को जब ब्रेकआउट आया था। वहां से फिलहाल लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है, लेकिन इस पे कोई सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है। प्रोबेबली एक बार नीचे 364 360 की जोन टेस्ट कर सकता है, बट इवेंचुअली जब भी ये काउंटर 405 के ऊपर क्लोजिंग देगा, एक अच्छी खासी तेजी 473 तक आ सकती है। तो दैट बीइंग सेड, अगर है तो होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है तो 405 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाए उसके बाद बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, तो 473 तक सर जैसा आपने कहा कि इसमें तेज़ी आ सकती है, अगर किसी का स्टॉक है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल सर अबूज़ार अंसारी जी, इनका सवाल है कि ओला इलेक्ट्रिक के 59 रुपीज़ के भाव पर इनके पास 2226 शेयर हैं, और अर्बन कंपनी के हाल ही में इसका आईपीओ भी आया है, 238 शेयर हैं 185 रुपये पर। तो ये दोनों शेयरों में सर पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक और अर्बन कंपनी? अर्बन कंपनी तो कल भी डिस्कस हुआ था सर कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। आईपीओ पे बात चालू हुई है तो दोनों तीनों आईपीओ पे भी बात कर लेते हैं। ओला ये अर्बन कंपनी कल ही हमने डिस्कस किया था, 188 190 कुछ चल रहा था कि एक बार आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 3 से 5 दिन हो गया, यहाँ से निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। दूसरा स्टॉक आपने पूछा है ओला इलेक्ट्रिक सर। इस पे 66.66 पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट जब वापस से बाइंग कोई सेटअप बनेगा तो हम देंगे, नहीं तो वापस ये 48.9 का लेवल टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा आज सुबह एक लिस्टिंग हुई है यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड का। लिस्टिंग के बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन लोअर डिग्री चार्ट्स पे काफी अच्छी बाइंग आई है नीचे से। तो इस आईपीओ को कुछ समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं, 5 से 8 दिन कम से कम होल्ड करते हैं तो वापस से 270 272 तक के लेवल मिलते हैं। बाकी मेरे हिसाब से स्टॉक को आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर क्वांटिटी कम रखिए अपने हिसाब से 5% ऑफ द पोर्टफोलियो के आसपास, टोटल कैपिटल के आसपास, अगर इसको रख के छोड़ते हैं 2 से 3 साल के लिए, यूरो प्रतीक सेल्स, ये ओला लगा हुआ है, यूरो प्रतीक सेल्स, EURO प्रतीक, EUROPRATIK, यूरो प्रतीक, EURO स्पेस PRATIK, यूरो प्रतीक। अगर इसको लेके रखते हैं अगले मान के चलिए कि अगर 4 से 6 महीने इसको होल्ड करके चलते हैं तो स्टॉक करीब करीब 350 रुपए आते हुए दिख रहा है, क्योंकि एकदम इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे सेकंड राउंड की कोई सेलिंग नहीं दिख रही है और एंकर लॉक इन पीरियड अभी बचा हुआ है। उस हिसाब से स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड आती हुई दिख सकती है अगर 3 से 6 महीने के प्रोस्पेक्टिव से आप इसको रखते हैं। ओके, तो अबूज़ार जी, अर्बन कंपनी में सर की सलाह है कि प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकलने की सलाह सर ने दी थी। और एक आईपीओ जो आज ही लिस्ट हुआ है सर ने उसके बारे में बताया, यूरो प्रतीक सेल्स। अगर किसी के पास किसी कोई आईपीओ अलॉट हुआ है, शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो अगर वो 4 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता है तो अच्छा खासा इसमें अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। रोहिणी मित्तल जी का सवाल है एरिस इंफ्रा पर। ये बोल रही हैं कि एरिस इंफ्रा, इनके 157 रुपये पर खरीदारी है इनकी, स्टॉप लॉस
और टारगेट प्राइस सर ये आपसे जानना चाहते हैं शॉर्ट और मिड टर्म के लिए। इसी के साथ ATGL और अडानी ग्रीन, इस पर भी सर कौन से लेवल में एंट्री कर सकते हैं? देखिए, अडानी ग्रीन में तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। ATGL कल 781 के सारे टारगेट कंप्लीट करके निकल चुका है ट्रेडर्स के, तो बुक करके एग्जिट कर लेना है। इन्वेस्टर है तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जब 1200 रुपए आएगा तब देखेंगे। एरिस इंफ्रा हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, 153.75 का लोअर एंड सपोर्ट है। कल 154 पे लो बना के वहां से बाउंस बैक करना चालू किया है। ऑन दी अपसाइड 179 तक के टारगेट है, लेकिन कल 174 तक चला गया था। हमने अपने क्लाइंट्स को स्विंग हाई जो रेजिस्टेंस था 168 क्रॉस किया था, 174 के आसपास हमने 173 टू बी प्रिसाइज अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। नेक्स्ट टाइम जब ये इसी रेंज में वापस आएगा 154 के आसपास तो हम दोबारा बाइंग करेंगे। 179 208 के टारगेट बचे हुए हैं। कल जो वॉल्यूम बर्स्ट आया था 821% का, 5.9 मिलियन का वॉल्यूम था। तो इस टाइप के जब वॉल्यूम बर्स्ट आते हैं आपको एग्जिट मतलब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट पूरे नहीं तो 70-75% क्वांटिटी पे तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। ओके, ठीक है सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संदीप कुमार जी ये पूछ रहे हैं सर कि डेंटा वाटर इनके पास 467 पर इनकी खरीदारी है, इस पर ही आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। देखिए, डेल्टा वाटर में 4th डे ऑफ टाइट क्लोज है। मॉर्निंग में प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट भी किया गया था। कल और परसों इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी थे, 9.4 मिलियन का परसों वॉल्यूम था और कल का वॉल्यूम भी लगभग परसों 627% वॉल्यूम राइज था, कल लगभग 300% वॉल्यूम राइज था। सॉरी, थर्सडे को 600% वॉल्यूम राइज था, फ्राइडे को 300% वॉल्यूम राइज था। कल इनसाइड बार नैरो रेंज कैंडल थी, आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन रहा है। तो अगर यहाँ से बाई करना है फ्रेश बाई भी कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने फ्रेश बाइंग दिया हुआ है। ऑन दी अपसाइड करीब करीब 550 रुपए आते हुए दिख रहा है, बट 485 490 आते आते हम कम से कम रिस्क फ्री होते हुए दिखेंगे। आईपीओ बेस बना था इसमें 375 का, जिसका ब्रेकआउट आया है। जी, तो डेंटा वाटर में अगर फ्रेश बाइंग कोई करना चाहे तो कर सकता है। 550 रुपये के आसपास के सर लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल अंशु तोमर जी ये पूछ रहे हैं कि DCX सिस्टम 284 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है और ये स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जानना चाहते हैं सर, और ये भी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखें या शॉर्ट टर्म में ही इससे एग्जिट कर लें। DCX सिस्टम जी, देखिए DCX इंडिया में लास्ट जून क्वार्टर में सेल्स और EPS दोनों इंक्रीज हुआ है और बीच में एक इंस्टीट्यूशन कैंडल भी है जस्ट राइट आफ्टर रिजल्ट 22 अगस्त की। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, लेकिन तब जब 283 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करे। महंगा खरीदिए, महंगा बेचिए, सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो बहुत नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल का लेवल 283 284 है। तो 283 284 के ऊपर जब क्लोजिंग कर ले तो कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये पैटर्न बना हुआ है 42 डेज का, जो अभी 44 डेज का स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ से जिस भी दिन 283 के ऊपर ब्रेकआउट आता है आप बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। ठीक है सर। ये जानना चाहेंगे और सवाल भी आया दरअसल इस पर कि H1B वीज़ा के बाद जो है जो ये फैसला आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद IT सेक्टर काफ़ी फोकस में है और यही सवाल भी आया होरिल कुमार जी का। ये ओवरऑल व्यू जानना चाहते हैं IT सेक्टर पर और TCS पर स्पेशली आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, ट्रेडिंग के लिए पूछें तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल नहीं है और जितने न्यूज फ्लो हैं उस हिसाब से ट्रेड इनमें करना भी नहीं चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 3018 के नीचे तो आइडियल डिस्काउंटेड प्राइस में आ जाएगा TCS। तो वहां से नीचे एक्यूमुलेशन आपको स्टार्ट कर देना, 3018 के आसपास से थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 3586 तक का टारगेट मिल सकता है, बट IT सेक्टर जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती और पूरी तरीके से मामला सेटल नहीं हो जाता है तब तक तो थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है सर। नैन्सी जी का अगला सवाल है। नैन्सी जी पूछ रही हैं कि पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, इस पर ये लेटेस्ट टारगेट जानना चाहती हैं और प्रीमियर एक्सप्लोजिव का ब्रेकआउट फेल हुआ है या लिक्विडिटी के लिए नीचे आया है, ये सर आपका सजेशन जानना चाह रही हैं। देखिए, ये रिटेस्ट करने आया है अपने ब्रेकआउट को। ब्रेकआउट 577 के आसपास था, उसी को रिटेस्ट करने आया है। ब्रेकआउट की कैंडल 17 सितंबर की थी जिस दिन 1915% वॉल्यूम राइज था। वहीं से केवल पुल बैक लेने आया है 584 तक, 577 तक। 577 आता है तो वहां पे ऑन द डिप्स बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 640 680 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक था इनका प्रीमियर एक्सप्लोजिव।
जी प्रीमियर एक्सप्लोजिव की बात की हमने। दूसरा जी, स्टॉक इनका पैसा लो जी। पैसा लो डिजिटल था। 2-3 दिन का पुल बैक कंप्लीट हो गया है, किसी भी दिन अब बाइंग आ सकती है। 41.6 निकलते ही से 47-48 तक जा सकता है स्टॉक। ओके, 47-48 तक पैसा लो डिजिटल जा सकता है। नैन्सी जी, अंबर सिंह जी सर, इनका सवाल है, हालांकि एरिस इंफ्रा पे अभी हमने बात करी है, लेकिन इनका सवाल ये है कि एरिस इंफ्रा बाइंग प्राइस इनका 161 है, और अंशुल सर जी का जो टारगेट था वो था 179, इन्होंने सर मेंशन किया है, और अब इसके लिए वेट करें। और साथ ही दूसरा सवाल इनका है कि रतन इंडिया पावर, इनका 12 रुपये के आसपास की खरीदारी है शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें क्या करें रतन इंडिया में सर? ये एरिस इंफ्रा कल 174 तक गया था, 173 के पास हमने प्रॉफिट बुकिंग डाली हुई है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग से एग्जिट कर चुके हैं। दोबारा इसी रेंज में जब आएगा तो बाय करके चलेंगे, ऊपर 179 तक जा सकता है। तो एक बार का फर्स्ट राउंड का एफडी का रिटर्न हम निकाल चुके हैं, सेकंड राउंड के एफडी के रिटर्न के लिए हम बैठे हुए हैं। तो वही वाली कहानी है कि नीचे की सीट में कोई था नहीं तो मैं पूछता किससे। जी 174 आ रहा था, 179 का टारगेट था, एफडी का पैसा मिल रहा था, आराम से बुक करके खाली कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग में जहां आपने लालच की और इस टाइप के पुल बैक आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा स्टॉक था इनका रतन इंडिया आरटीएन सर। पावर, रतन इंडिया पावर। जी आरटीएन पावर में अभी फिलहाल साइडवेज मूव है, कुछ बहुत अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है। 11.8 नहीं टूटना चाहिए, 11.8 टूटा तो फिर काफी डाउन साइड दिख जाएगी इसमें। ओके ठीक है सर। अगला सवाल ये है, सयानजीप साहा ये पूछ रहे हैं कि KRBL में कहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? केआरबीएल में देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था। मैं ऐसे स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि डाउन साइड कहां तक खुलती है कोई भरोसा नहीं रहता है। फिलहाल 344 रुपए तक की डाउन साइड होती हुई दिख रही है। मेरे को अगर खरीदना ही है चावल में तो मैं एलटी फूड में चला जाऊंगा, जो कम से कम बेटर है। बट जिस हिसाब से इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया है, आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। ओके पार्थनाथ जी सर ये पूछ रहे हैं कि मोबीक्विक ये बाय करना चाहते हैं, बाइंग लेवल आपसे जानना चाहते हैं सर, शॉर्ट टर्म टारगेट भी जानना चाहते हैं सर मोबीक्विक में। देखिए मोबीक्विक में काफी अच्छा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। इसमें ब्रेकआउट अगर बनता है, हमारी वॉच लिस्ट में है, 303 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो हम जरूर लॉन्ग करेंगे। ऊपर में करीब करीब 375 तक का टारगेट मिल सकता है, बट 303 निकलना इसके लिए मैंडेटरी है, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। जिस हिसाब से वॉल्यूम टाइट हुआ है और वीकली पे 3 टाइट क्लोजिंग हो चुकी है, ये किसी भी दिन आपको अच्छी अपमूव दे सकता है। बट प्रियम्पटिव लॉन्ग नहीं करना है, तभी लेना है जब 302.95 का ब्रेकआउट दे। ओके अगले सवाल की तरफ बढ़े तो सर, निष्ठा श्रीवास्तव जी, इनका सवाल है कि CIE इंडिया इन्होंने 408 रुपये पर खरीदारी की है, टारगेट सर ये आपसे जानना चाह रही हैं। CIE ऑटोमोटिव। और देखिए आज पहला दिन पुल बैक आया है 6 दिन के अप मूव के बाद, तो प्रोबेबली पुल बैक 428 430 तक आ सकती है, बट उसके बाद 455 तक की अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। ओके सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं कि सर MIC इलेक्ट्रॉनिक 59 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है, इसमें इनको क्या करना चाहिए सर? और देखिए MICEL में ब्रेकआउट रिटेस्ट करने नीचे आया है 62 के आसपास। इस जोन में अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो वापस से 80-82 तक की अपसाइड बन सकती है। ओके UNIC इनका यूट्यूब हैंडल सर, ये पूछ रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी 12,939 टेस्ट है और बाय 13,000 PE सर, इनका एक सवाल है ये। सर मैं ऑप्शंस का डेटा बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर, जी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बताना। ओके चलिए अगला सवाल सर लेते हैं हम। अगले सवाल भी IRB इंफ्रा में है सर, कि कृपा शंकर जी का ये सवाल है कि IRB इंफ्रा में 53 रुपीज़ के लेवल पर इनकी बाइंग है, अभी क्या एवरेज कर लें या फिर बने रहें इसमें? देखिए IRB इंफ्रा में कभी बायर रहा नहीं हूँ। बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद से स्टॉक में 188 दिन में 47% की फॉल आई थी। ये 42-41 की जोन में सपोर्ट बना के रखा हुआ है, जिस भी दिन 41 के नीचे क्लोज करता है अगली डाउन साइड 35-36 रुपीज तक की खुल जाएगी। तो मेरे को ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड। ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, दोनों टर्म में कोई भी बाइंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। ओके अगला सवाल सर, भाजिश इनका यूज़र हैंडल है, यूट्यूब का हैंडल है। एक्मे सोलर और बजाज फिनेंस, इन दोनों पर सर आपका ये व्यू जानना चाह रहे हैं।
एक्ट में सोलर में आज ब्रेकडाउन आ रहा है 294 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 278 होगा। 179 डेज का कपनाडल पैटर्न बना हुआ है, मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो फिर 278 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। ओके 278 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ सर अगर कुछ शेयर्स की बात करें जो आज चर्चा में है, वेदांता की अगर बात करें तो कैम्बे बेसिन ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की इनकी अर्जी जो है वो खारिज हुई है। सरकार ने कंपनी की अर्जी खारिज की है और गुजरात ऑफशोर ब्लॉक में कंपनी की जो है वेदांता की 40% हिस्सेदारी। तो सर जिनके पास वेदांता के शेयर्स हैं उनको फिलहाल क्या करना चाहिए? तो वेदांता के लिए चैलेंज है, इनसाइड बार पैटर्न बना रहा है, तो कोई इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद भी अगर ब्रेकडाउन मतलब जो ब्रेकआउट आया था 451 वो प्रोटेक्ट हो रहा है और चैलेंज की इनसाइड बार है, तो पूरी न्यूज डिस्काउंटेड है। ये 489 का अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जा रहा है। ओके और इसमें सर अगर बात करें तो एक बार सर सामने सुब्रोस का चार्ट लगवा लीजिए। सुब्रोस ओके बहुत पहले से नीचे से बाई करते आ रहे हैं जी, सुब्रोस का चार्ट लगवा लीजिए। पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट है सुब्रोस का चार्ट प्लीज आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 997 पे इनिशियल हमने बाई देना स्टार्ट किया था, ये दिया था थर्सडे को 18 सितंबर को 997 पे। इसको 5 डे कर लीजिए, 1 डे की जगह 5 डे कर लीजिए। ओके तो इस शो को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित मेहरोत्रा सर। तो सुमित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब आपके हवाले सर ये शो। पहले तो सिमरन बहुत बहुत शुक्रिया ये शो को यहाँ तक कैरी करने के लिए। अभी आप कैसे रीड कर रहे हो इसको, फिर आते हैं हम जरा बाजार के ऊपर भी। सर देखिए प्रीएम्प्टिव बाई करते हैं तो इसमें प्रीएम्प्टिव बाई हम लेके गए थे, लेकिन आज 67 डेज का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। हालांकि आज ही टारगेट डन करके हमने प्रॉफिट बुकिंग दी है, बट स्टॉक एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है, तो ऊपर में 1200 1250 तक का टारगेट कम से कम आना चाहिए। तो सुब्रोस को एक बार देख के चलिए, ब्रेकआउट सस्टेन होता है क्योंकि 1255% ऑलरेडी वॉल्यूम राइज है, तो डे एंड होते होते 1700% हो जाना चाहिए। अगली कॉन्ट्रैक्शन में ये स्टॉक वापस से बाइंग पैटर्न दिखाएगा, एकदम अपोलो जैसे चला था, अपोलो माइक्रो उसी टाइप का चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट भी है, नेक्स्ट 3-4 डेज कंसोलिडेशन मिल जाती है तो वापस से बाई देंगे इसमें। ओके जैन साहब, बाजार क्या लग रहा है, क्योंकि 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स अभी एज ऑफ नाउ। सो मार्केट्स तो रेंज बाउंड है, लग रहा था कि कल के बाद शायद पुल बैक ले, लेकिन वही जो 25,400 25,500 के आके थक जाता है आसपास बाजार, वहाँ पर क्या लग रहा है अभी 25,000 पर रुकेगा, 24,800 के आसपास यहाँ पर रखेगा सपोर्ट अपोर्ट? सर 25,153 टूटा है, तो एक बार 25,050 का मेजर सपोर्ट है, वो प्रोबेबली टेस्ट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग्स जिनने कल हल्के से बाउंस बैक में बाई किया है उनकी लिक्विडेशन आ रही है, बट पूरी सेल ऑफ में कहीं भी वॉल्यूम बहुत बड़े नहीं है। तो आई बिलीव दिस इज अ पुल बैक जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने 25,050 तक आ सकता है। उस जोन से आई वुड बी अ बायर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम यहाँ से धीरे धीरे बैंक भी बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि 4 डे ऑफ पुल बैक हो चुका है फ्रॉम क्वार्टरली वी बैक। जैसे ही बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट करेगा, निफ्टी भी पीछे पीछे फॉलो कर देगी। बैंक निफ्टी के अलावा क्योंकि आईटी से कोई पुल बैक की उम्मीद है, डेड कैट बाउंस ही सही कोई आएगा क्या? अब आने को आ सकता है सर, लेकिन अब जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाए हुए और ऑलरेडी हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, तो उनके पास आईटी ही इकलौता बनता है, अगला लास्ट आखिरी हथियार आईटी है, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता है। तो अगर वो भी नलीफाई करके आ जाते हैं, मतलब वो उसकी रॉकेट निकला वो भी, तो फिर मान के चलिए कि फिर बुरे दिन जितने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो फूफा जी की नाराजगी भी खत्म हो चुकी है, जितना मना सकते थे मना लिया, इसके बाद छोड़ दिया जाएगा, तो वही हाल होगा। अब उनको मानना उनकी भी मजबूरी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हो कंट्री में, पब्लिक अनरेस्ट आना बहुत, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे दिखने लगा है, तो उनके भी तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। नहीं तो आपकी टीम वहां क्या कर रही है, लक्ष्मी श्री की टीम क्या कर रही है वहां पे जाके? नहीं सर, मेरी टीम मतलब जयशंकर साहब तो मेरी टीम है ना। अच्छा, हम लोग रोज सुबह कल पे बात करते हैं आज क्या करना है। नहीं आपने बताया नहीं ना कि आपकी टीम भी उधर जा सकती है, तो इसलिए मुझे लगा कि क्या पता लक्ष्मी श्री की टीम गई हुई है वहाँ पे। एनीवेज जरा 2-4 सवाल आ ही रहे हैं दर्शकों के, उन पर भी बात कर ली जाए। कृष्णा वाजपेयी साहब सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, अब तक वो शायद एड्रेस नहीं हो पाया। इन्वायरो इंफ्रा को लेकर 373 के दाम पे खरीदारी है, और ये बात भी अपनी कल परसों में हुई थी कि इसमें अगर मूव आया तो 300 शायद निकल पाएगा। इन्होंने 373 बोला, लेकिन ये एक्चुअल में 273 हुआ है, 373 तो गया ही नहीं शेयर। सो यहाँ क्या देख रहे हो आप?
तो कल भी 276 तक गया था, लेकिन 274 के ऊपर क्लोज करने में असमर्थ था। आज वापस लो वॉल्यूम पुल बैक है। अभी तक बाजार खुले ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटा हो चुका है, केवल 19% एवरेज वॉल्यूम है 50 डे एवरेज वॉल्यूम का, यानी बिल्कुल लो वॉल्यूम पे पुल बैक है। वीक लॉन्ग्स जो पैनिक में निकलते हैं उनको एग्जिट कराया जा रहा है। नेक्स्ट लेग में जिस भी दिन 274 के ऊपर क्लोज कर दे, सीधा 306 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, 274 के ऊपर हम वापस से बाय देंगे। तो 274 को ही दोबारा ब्रीच होने दीजिए, उसके बाद वापस बाय लिस्ट में आया। कंपनी अच्छी है, आप आराम से बने रह सकते हैं, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। संदीप कुमार साहब का एक सवाल आया है टाटा मोटर्स को लेकर। 1 साल से ये इसे होल्ड कर रहे हैं, 725 पे बार बार आके फेल हो जाता है। अब क्या करें? टाटा मोटर है तो बढ़िया, और ऑटो पूरा चला, ये नहीं चला, अब क्या करें? सर, इसके ना चलने की वजह भी एक थी कि पीछे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, दूसरी वजह थी मैनेजमेंट ने कुछ सेकंड क्वार्टर डिस्काउंट करके रखा है। थर्ड क्वार्टर से सेल्स इनकी बढ़ने की उम्मीद है। अब इस क्वार्टर में ये 22 सितंबर के बाद वाली अगर सेल्स अच्छी बुक हो जाती है तो सेकंड क्वार्टर ही सुधर जाएगा। मैनेजमेंट खुद खुश हो जाएगा कि हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत गई। 735-65 का बड़ा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट वहीं पे आया है 725-730 के आसपास। जिस दिन 735 निकाला 810 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आपको एक राय दी गई है टाटा मोटर्स के संदर्भ में। एक आशीष चक्रवर्ती साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनका सवाल आया हुआ है कि इन्होंने अपोलो माइक्रो ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए 352 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करना चाहिए? सर, इसका पूरा तेल निकल चुका है। आज मेरी सुबह से वॉच लिस्ट में बाइंग पैटर्न दिख रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको बाय देने की। 318 लास्ट आपका स्टॉप लॉस होगा, जब तक वो प्रोटेक्टेड है। मान के चलिए 360 और 400 भी मिल जाएगा, लेकिन अब एक्सट्रीम रिस्की प्ले हो चुका है। तो कहीं बेस से निकलते हुए शेयरों में बाय करेंगे, जैसे आज सुब्रोस बिल्कुल बेस से आज ब्रेकआउट दिया है। अभी एनवायरो इंफ्रा ने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट बेस के अपर एंड पे 274 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी आ जाएगी। ये बेस से अपने बहुत दूर आ चुका है। तो कोई भी सैनिक सिपाही अपने बेस से जब बहुत ज्यादा दूर आ जाता है तो तमाम तरह के खतरे उसको घेर लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज easier and recommended to buy right around breakout point। ये breakout point से बहुत दूर आ चुका है। तो ब्रेकआउट पॉइंट से थोड़ा सा दूर है, सो बेटर यही है कि आप अभी के हिसाब से अपनी कॉल लीजिएगा। सुनंदा शर्मा जी, पहले तो आपको अदानी टोटाल के लिए थैंक यू कर रही हैं, और अब पूछ रही हैं कि अदानी ग्रीन में वो बनी रहे या निकल जाए। देखो, प्रॉब्लम यहाँ कंपनियों में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चले बहुत जल्दी हैं। 2 दिन के अंदर ही 20% 22% चल चुके हैं, थोड़ा बहुत तो हल्का होना बनता है इनका, क्या कहते हो? बिल्कुल बनता है सर, कल इसीलिए तो रिकमेंड कर रहे थे, जबकि अदानी पावर अपर सर्किट था, उसके बाद भी मैं बोल रहा था कि एक बार निकल जाइए। अब आज का हाई देखेंगे तो एडजस्टेड बेसिस पे 910 रुपए का हाई बनता है। 900 का टारगेट हमने 1-1.25 साल पकड़ा था कि आएगा, वो आ गया करीब 3 ही महीने में, और एकदम मूव देखेंगे तो 3 ही दिन में आ गई है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों अदानी पावर में निकल चुके। ATGL में 781 का शॉर्ट टर्म टारगेट था, वर्टिकली आया है, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कूल ऑफ तो हो गई। प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा सा सीखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट आता है, तो अदानी पावर का तो लॉन्ग टर्म का भी टारगेट हो गया है। शुभजीत रॉय साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने ट्राइडेंट के शेयर ले रखे हैं, 3000 शेयर हैं 28 रुपए के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या रैली का वेट करें या निकल जाए। दूसरा, JSW और L&T फिनेंस, इन दोनों में निवेश करने की बात कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए। क्या ये जगह औचित्य है इनका सही है, यहाँ पर ऐड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? अभी तो नहीं करना चाहिए सर। 177 का ब्रेकआउट था, 250 रुपए तक धीरे धीरे करके L&T फाइनेंस आ चुका है। स्लो मूवर है क्योंकि मार्केट कैप बढ़ा है 61,000 का, बट L&T फाइनेंस वर्टिकल मूव हो चुकी है। यहाँ से फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनती। वीकली चार्ट पे अच्छा खासा जब पुल बैक ले ले, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज 224 पे 244 पे 10% ऊपर है, थोड़ा सा पुल बैक लेके अपना नया बेस बनाने लगे तब फ्रेश बाइंग करना चाहिए। जो 177 के आसपास से होल्ड करके चल रहे हैं ब्रेकआउट, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, क्योंकि हम 500 रुपए की बात कर रहे हैं, उनके लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस अपडेट करना है तो 215 का कर सकते हैं। भाई मेरे को लगता नहीं स्टॉक में स्टॉप लॉस की कोई जरूरत है। ऑन द डिप्स ऐड करते जाइए, क्योंकि वर्टिकल रैली है, 177 से 250 तक वर्टिकल रैली है। कूल ऑफ होने का वेट कीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म ऐड कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक का JSW इंफ्रा, इनका धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई 359 की तरफ चल ही रहा है। 328 का ब्रेकआउट है, 240 से हम बाय देते आ रहे हैं, 359 ऑलमोस्ट आने वाला है। वहां पे कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन होगी, उसके पहले कुछ आते हुए नहीं दिख रहा है। तीसरा स्टॉक इनका ट्राइडेंट है,
29.77 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आई वुड बिलीव कि अगर एक भी अच्छी न्यूज आ जाती है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, ये जो टीम गई है अमेरिका, हमारी मतलब इंडिया की टीम, तो 33 रुपए 14 पैसे का फटाफट टारगेट आते हुए दिखेगा। तो मैं अभी टेक्सटाइल में होल्ड करने की सलाह दूंगा। तो इंडियन टीम वहां पे गई हुई है, एक क्रिकेट टीम गई हुई है क्या? मैच हो रहा है? और मैच तो हो ही रहा है सर, परसों बड़ा मजा आया मैच में जिस हिसाब से धोया है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक ललित जी का सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर 708 के दाम पर है, सो क्या बुक करना चाहिए? 6 महीने का इनका नजरिया है। 6 महीने का नजरिया तो टाटा पावर, ये टाटा मोटर्स आप बुक करके बेटर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर जाइए। वहां पे अभी लंबी तेजी बनना स्टार्ट ही हुई है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्विच। बल्कि 240 रुपए से हम कहते आ रहे हैं कि अब जो भी अचरा गचरा शेयर आपके पास पड़ा है सब उठा के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 240 रुपए से बोलते आ रहा हूँ कि अब स्विच कर दीजिए। 700 रुपए जा रहा है वो काउंटर। कितना? 700 रुपए? 700। 200 जरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लेकर आइए सामने स्क्रीन पर कि 700 रुपए के आसपास का दाम देख रहे हैं हमारे जैन साहब। जैन साहब, ये 340 रुपए की चीज को आप डबल होता देख रहे हो? सर 240 रुपए से मैं बताते आ रहा हूँ कि फैमिली पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। 700 रुपए जा रहा है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना इसमें से प्रॉफिट निकाल लीजिए। ट्रेडर जैसे हम, एक वन पार्ट ऑफ मी इज अ ट्रेडर जो अपनी एफडी के रिटर्न्स के लिए खेलता है, वो इसमें 2500 ट्रेड कर चुका होता है। वन पार्ट इज एन इन्वेस्टर जो पापा करते हैं, 240 में लेके छोड़ दिया है, देखते ही नहीं है रेट। उनका अलर्ट लगा हुआ है कि 700 रुपए आएगा, जब 690 700 रुपए आएगा हम अपना बेच के किसी दूसरी चीज में शिफ्ट कर जाएंगे। तो टाटा कॉफी का अभी भी हमको याद है कि जब हमने उसको इन्वेस्टिंग प्ले किया था तो 125 से 240 तक का प्ले किया था। मैं ट्रेडर, बीइंग अ ट्रेडर, वो हावी हो जाता है तो मैं 175-80 पे निकल गया था। वो इन्वेस्टर है तो वो 240 तक खाए थे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, विजन क्लियर रखिए अपना। ट्रेडर है, 259.65 का ऑल टाइम हाई है डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ जिसने भी नीचे से लिया है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करे। इन्वेस्टर है तो 10-20 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग से आपको अंतर नहीं पड़ना चाहिए। आपको 700 पहुंचने के, मान लीजिए एक बार आपने 360 में ये मान के बेच दिया कि 330 में मिलेगा और वो 340 से 700 रुपए चला गया, तो वो 10-20 रुपए खाने के चक्कर में आपका तो 100% रिटर्न जो ऊपर मिल सकता था वो चला जाएगा। इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, अब 359 पे आएगा, मेरे पास होता है मैं बुक करता है। पापा में कभी नहीं बुक करेंगे, उनके डीमैट में पड़ा हुआ, उनको नहीं देखना, उनको छेड़ना ही नहीं है। उनने अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के हिसाब से बनाया है कि 3 पोती है, तीनों को देके जाना है, तो वो उस हिसाब से करते हैं। मैं अपना ट्रेडिंग हूं, मेरे को अभी चलिए डिस्क्लोज भी कर देते हैं। हाईटेक पावर, हाईटेक में मेरे को पैसा बनाए, अदानी ग्रीन में मेरे को थोड़ा सा पैसा बनाए, पूरा हाईटेक पावर का पूरा पैसा मैं ये सैटरडे को खर्च कर दूंगा, महाकाल दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बीइंग अ ट्रेडर अपनी प्रॉफिट फटाफट निकालिए और उसको एंजॉय करना सीखिए वीकेंड्स पे फैमिली के साथ। तो आपको क्या होगा, थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि अगले हफ्ते और कुछ बड़ी ट्रेड मारूं, ताकि इस बार अगर स्ट्रीट फूड खाया है तो अच्छी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगली बार अच्छी रेस्टोरेंट में गए तो उसके बाद रेडिसन में जाएंगे, उसके बाद ताज में जाएंगे, उसके बाद हिल्टन में जाएंगे, उसके बाद लेमन ट्री में जाएंगे। ट्रेडर का ये अप्रोच होना चाहिए। इन्वेस्टर का अप्रोच होता है कि वेल्थ बिल्ड करके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। वो क्लियर कर लीजिए आप क्या है। ट्रेडर है तो आपको मिल जाएगा कहीं भी 359 में प्रॉफिट बुक कीजिएगा, डिप्स पे ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टर है तो 700 रुपए के लिए पड़ा रहने दीजिए। नहीं, तो आपने कहा कि मेरा एक पार्ट ट्रेडर है, एक पार्ट इन्वेस्टर है, सो आगे वाला पार्ट ट्रेडर है, पीछे वाला पार्ट इन्वेस्टर है, लेफ्ट वाला पार्ट ट्रेडर है, राइट वाला पार्ट इन्वेस्टर है, ये कैसे डिसाइड किया हुआ है? सर ये 90% पार्ट ट्रेडर ही है और वो हमेशा ट्रेडर ही रहेगा क्योंकि रोज अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। 10% ऑफ द पार्ट इज ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जो मैं अपने वाइफ के अकाउंट में करता हूँ, और ओटीपी बार बार उसके पास जाता है। मैंने उसका ये नहीं साइन करवा के रखा है, जो पावर ऑफ अटर्नी होता है कि स्टॉक अपने आप निकल जाए। हर बार बेचने के पहले उससे ओटीपी लेना पड़ता है, तो वो एक बार टोकी रहती है कि जल्दी क्या है, जब तुम बोल रहे थे 700 जाएगा तो अभी 340 में क्यों बेच रहे हो या 350 में क्यों बेच रहे हो। जैसे ही टोका मारा वहीं फोन रख दिया जाता है। तो इन्वेस्टिंग हमेशा वाइफ के अकाउंट में की जाती है कि हमेशा ओटीपी लेना पड़े और वो टोक के याद दिला दे कि तुमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। चलो बहुत बढ़िया। 2 ही अकाउंट है ना जैन साहब, कोई तीसरा अकाउंट तो नहीं खोल के बैठे हो ना? नहीं सर, पर्सनल अकाउंट तो वैसे ही नहीं रख सकते, सेबी का इतना नियम कानून है। नहीं, वाइफ और अपने अलावा कोई और खाता तो नहीं खोला हुआ है ना कहीं पर? नहीं सर, ये सब अरे राम राम राम। चल नहीं, मैं डीमेट खाते की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और खाते में जा रहे हो। एनीवे नहीं, आप खाते की बात कर रहे थे, मैं वहां पहुंच गया।
ये एक लोहित चोपड़ा साहब का सवाल आया है, बायोकॉन और आलोक इंडस्ट्रीज में क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? बायोकॉन तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके चल सकते हैं सर, ये भी स्टॉक डबल होते हुए दिखेगा। दैट बीइंग सेड, बायोकॉन स्लो मूवर है, सेम प्राइस पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फास्ट मूवर रहेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, कहीं भी 340 327 की जोन में आते हुए दिख रहा है, उस जोन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करके छोड़ सकते हैं। ऑलरेडी इसमें पैटर्न अंडर डेवलपमेंट 185 वीक्स का है, कुछ और समय लग सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ओके, एक और जो सवाल हमारे पास आया है वो है अदानी एंटरप्राइजेज में, पूछ रहे हैं ब्रेकआउट आया है क्या 2645 के दाम पर? सर अदानी एंटरप्राइज तो मेरे को याद है 2440 के ऊपर ब्रेकआउट हमने रिकमेंड किया था 2644 के लिए। अब 2644 के ऊपर ब्रेकआउट जरूर आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि रन अवे ब्रेकआउट है। नीचे पिछले 12 दिन में देखिए 20% चल चुका है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो पहले एक बार कूलिंग ऑफ इफेक्ट आएगा, उसके बाद 3070 तक जाएगा, बीच में 2808 का एक रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो हाँ, ब्रेकआउट है 2644 के ऊपर, लेकिन ये चीज याद रखिए कि रन अवे ब्रेकआउट है, तो हो सकता है पोस्ट ब्रेकआउट 5-7-8 दिन कंसोलिडेट करेगी। ओके, संदीप कुमार जी के पास मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड MGEL के शेयर हैं 16 रुपए 25 पैसे के दाम पे, वहीं खड़ा है भी, करें क्या? और सर इसको लेके चल सकते हैं, ऊपर में करीब करीब 19 रुपए का टारगेट मिल सकता है। एक तनिष्क जी का सवाल आया है, इनके पास पार्क होटल है 163 रुपए के दाम पे और नागार्जुन फर्टिलाइजर है 99 रुपए के दाम पे, एक हफ्ता इसे होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? नागार्जुन फर्टिलाइजर चल भी ना अभी? NFL के नाम से मिलता है ना आपको? नहीं, नहीं, सॉरी, NFL तो नेशनल नेशनल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। मेरी गलती है सर, नेशनल फर्टिलाइजर। नागार्जुन फर्टिलाइजर जो था वो नागार्जुन एग्री केमिकल बन गया, जो बाद में NaCl बन गया और वह मुरुगप्पा के पास आ गया, उसको छोड़ दो। NFL, सॉरी, नेशनल फर्टिलाइजर, उसमें क्या करें? नेशनल NFL तो मोमेंटम बनने की कोशिश कर रहा है सर, 95.3 के सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अगर किसी भी दिन मोमेंटम बना तो वापस से 103 और 108 ये इमीडिएट टारगेट रहेंगे, और ओवरऑल 50% रिट्रेसमेंट 120 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। और पार्क होटल? पार्क होटल स्टॉक में मेरे को पार्क होटल इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा बाकी लेमन ट्री वगैरह है, क्योंकि पार्क होटल जब से आया है NSE में 230 रुपए से कंटिन्यूसली डाउन मूव ही है। फिलहाल के लिए एक रेंज है 170 और 147 की, इसी रेंज के अंदर चल रहा है। एक सवाल साक्षी मित्तल जी का है, पूछ रही हैं कि हेल्थ केयर ग्लोबल और यथार्थ हॉस्पिटल, इन दोनों में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? यथार्थ हॉस्पिटल हमारी वॉच लिस्ट में बार बार आ रहा है, मतलब स्कैन लिस्ट में। तो यथार्थ हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली हमको अच्छा लग रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल 2 बार हम बाई करके इसमें 7% दे चुके हैं, और मनी लाइन पे भी दिया था 693 का ब्रेकआउट। फिलहाल कंसोलिडेशन में 4-5 दिन और निकलने दीजिए, जिस भी दिन मोमेंटम बनेगा वॉल्यूम के साथ बाई करके चलेंगे। 1000 रुपए का टारगेट अभी पेंडिंग है, जो 693 का ब्रेकआउट आया है उसका 1000 रुपए का टारगेट है। तो ये अभी एक पॉज इन द ट्रेंड है, जिस भी दिन मोमेंटम पकड़ा वापस से बाई देंगे। एक सर स्टॉक देख लीजिए GPIL, गोदावरी पावर, ये 2-3 दिन पहले मनी लाइन पे बाई दिया था, इसमें हम रिस्क फ्री हुए हैं, अपने क्लाइंट्स को रिस्क फ्री करा दिया 274 रुपए पे। तो अगर किसी ने लिया है तो एक बार 50% बेच के रिस्क फ्री हो लीजिए, बाकी टारगेट की तरफ ये चलेगा। ओके, एक श्रुति गोयल जी का सवाल है, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और TVS मोटर के दोनों के ऑप्शंस लेकर बैठी हैं इसी महीने के, अब आप इसे कैसे देख रहे हो? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ बुलिश ब्रेकआउट, 253 के ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी तेजी आएगी, बट ये आपके टाइम वैल्यू को कितना कंपनसेट करेगा ये कहना मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार 12 बजे से F&O शो होगा, उसमें F&O के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। और TVS मोटर ऑल टाइम हाई से 20% नीचे से ऑल टाइम हाई के 10% ऊपर आना था, उससे ज्यादा एक्सीड कर चुका है। तो TVS मोटर में फिलहाल अपसाइड कैप लग रही है, अब प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि कैप भी छूटा हुआ है 3050 के आसपास। अच्छा, वो होटल की बात कर रहे तो अभय गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि ITC होटल कैसा देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या करना चाहिए? सर ITC होटल एक बार बेस ब्रेकआउट, 2 बार बेस ब्रेकआउट अब प्ले कर चुके हैं, उसके बाद से भी जिसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन वो चल रहा है, पेनेंट पैटर्न बन रहा है। तो मैं अभी वेट करूंगा इसके ब्रेकआउट का, 252 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है या फिर ब्रेकआउट पॉइंट नीचे की तरफ रिवाइज हो, तो जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है वो आने के बाद ही हम लेंगे। हाइस कनेक्ट करके लाइन मारेंगे, तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है, उसका जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन हम वापस से बाई करेंगे। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है,
बट इमीडिएटली बाय नहीं करना है। ये बजाज फाइनेंस कैसे देख रहे हो आप? एक सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर, ये नया ऑल टाइम हाई काट रहा है, बढ़िया तेजी में है, अभी ये रहेगी क्या तेजी इसमें? बिल्कुल रहेगी सर। बजाज फाइनेंस 30 जनवरी के आसपास हमने मनी 9 पे रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, जब अर्निंग्स के बाद इसमें गैप अप ओपनिंग आई थी, ब्रेकआउट आया था 7,800 के आसपास, तो अब प्री एडजस्टेड में 778 780 रुपए हो गया, वहां से 1200 तक का टारगेट था, तो स्लो एंड स्टडी अपने 1200 के टारगेट की तरफ चल रहा है। तो एक सवाल, एक मैसेज आया है डीएमपी हैंडल से, ये पहले तो आपको थैंक यू कर रहे हैं जैन साहब, क्योंकि इन्होंने 1 साल से अदानी ग्रुप होल्ड कर रखा है और आपका कन्विक्शन इनको हेल्प करता रहा कि इसको होल्ड करता रहना चाहिए, तो क्रेडिट आपको देते हैं इस चीज़ का। दूसरा, एक आदित्य विजन पर भी आप अपना व्यू दीजिए। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल में है और हिंटरलैंड, हिंदी हार्ट हिंटरलैंड में, यानी कि बिहार और झारखंड साइड पे इसका मेजर कामकाज है, क्या करना चाहिए इसमें? सर एवीएल में हमारे टारगेट डन हुए हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह दी है। अभी एवीएल में अगर आप देखेंगे तो एनएससी पे ऑलमोस्ट 191 डेज का बेस ब्रेकआउट है। ये जो आज सेकेंड डे ऑफ डाउन मूव है, ये ऑलमोस्ट पुल बैक है, मे बी थर्ड डे स्ट्रेच करके 540 तक आ सकती है, बट ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 700 750 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो एक एफडी वाला रिटर्न ले चुके हैं, अगला 1-2 और मौका मिलेगा इसमें जरूर, 700 पहुंचने तक 1-2 मौके और आपको एंट्री के देगा। तो 1-2 मौके शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। संदीप सिंह साहब मेंबर है हमारे, पूछ रहे हैं कि एसीसी में क्या करना चाहिए? एसीसी में फिलहाल तो एक्यूमुलेट करके चलिए सर, धीरे धीरे करके ऑल टाइम आएगा। ये इन्वेस्टर का पेशेंस वाला प्ले है, ट्रेडर है तो इससे दूर रहिएगा, एकदम फ्रस्ट्रेट कर देगा।